ये ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है, जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। इससे पहले हमने देखा अर्थक्वेक के बारे में, वॉल्केनो के बारे में, उसके बाद अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ये सब था इसमें। जो क्लास 11 का ज्योग्राफी का है बुक, एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर है। ये से इस वाले जितना भी चैप्टर है, हर चैप्टर से कभी ना कभी कोई कॉम्पिटिशन में पूछता है क्वेश्चन। इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। और ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। इसके बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे। आप अगर आप बुक से खुद से पढ़ते हो तो समझना बहुत टफ लगता है। मैंने इसमें 3-4 घंटा 5 घंटा लगाया, और ये वीडियो मैं आपके लिए सिर्फ 1 घंटे, तब 2 वीडियो होगा, आधा घंटे का लगभग, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि आप बहुत ईजिली समझ पाओ। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है कि अगर जिसे समझने में प्रॉब्लम होता है, बहुत इजी वे में, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि अरे बहुत टफ है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर उनको समझ में आ जाए तो बहुत इजी वे में पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ सकते हैं। तो मेरा पर्पस यही होता है, जो लोग बहुत टफ लगता है छोड़ देते हैं, वो बहुत कम टाइम में ईजिली समझ सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं। मेरा यही पर्पस होता है वीडियो लाने का। तो अब हम शुरू करते हैं इसका स्टडी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है? भूभाग। जो भूभाग है, अर्थ का जो भूभाग है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ओशियन मतलब समुद्र। तो हम देखते हैं जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर में कितना में भूभाग है, कहाँ पे ओशन है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये कैसे पता चला, मूव करता है, ये पहले भी जो अभी का स्ट्रक्चर है वो पहले भी था या अब है, और फ्यूचर में भी कैसा रहेगा, इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग फिजियोलॉजिस्ट, अलग अलग जो मेट्रोलॉजिस्ट है, अलग अलग बात कहे हुए हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा मान लो अर्थ है। ये अर्थ का जो 23% पार्ट है वो क्या है, कॉन्टिनेंट, और बाकी का 71% क्या है, ओशियन, वाटर बॉडी। मतलब पानी 1/3, मतलब सब बहुत कम जमीन है और सबसे ज़्यादा क्या है, पानी। फिर भी पानी स्कैरसिटी है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। 6 से लेकर के 12 तक का मैं यहाँ ज्योग्राफी कराऊंगी, बहुत कंसाइज वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। अगर आप चाहो ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन आपका कंपटीशन में नहीं छूटेगा। हमें पता होता है कि यार ज्योग्राफी से तो कम क्वेश्चन आ रहा है, क्यों ही करें इसे, नहीं, उस क्वेश्चन की वजह से ही कट ऑफ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसलिए हमको इसे जानना बहुत जरूरी है। और जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं वो तो छोड़ ही देते हैं 11 का ज्योग्राफी, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद ये हो सकता है और बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ सकते हैं हम। तो हम ये देखते हैं, कॉन्टिनेंट और ओशन समझ में आ गया। जो प्रेजेंट पोजीशन है अभी, जो अर्थ है, अर्थ आप मैप देखोगे, ग्लोब देखोगे, तो अभी का प्रेजेंट पोजीशन कैसा है, ऐसा कुछ है। इधर कॉन्टिनेंट है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर इंडिया है, ऐसा कुछ है मैप। अब ये जो पोजीशन अभी का है, कहीं पे 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जो भी 7 कॉन्टिनेंट है, 5 ओशियन है। जिस तरीके से अरेंजमेंट है, हो सकता है ये अरेंजमेंट पास्ट में नहीं था, और जो आने वाला फ्यूचर होगा उसमें भी ये अरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये हम आगे आगे समझेंगे। आखिर में कैसा अरेंजमेंट था पहले, फ्यूचर में कैसा रहेगा, अभी क्या है, और ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब अरेंजमेंट चेंज क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में बहुत बहुत साइंटिस्ट, बहुत बहुत बातें कही गई थी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। हम लोग लाखों पैसा दे करके ट्यूशन पढ़ते हैं, वही बात बहुत इजीली वे में आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। इससे हमारा पढ़ने का पर्पस क्या होता है कि इजीली वे में कोई बात समझ में आ जाए। अगर हम कोई चीज़ को टफ बनाते हैं तो मुझसे पढ़ेंगे ही नहीं, लास्ट में हमारा माइंड बोलेगा इसको मत पढ़ो। किसी तरह रट भी लिए तो कुछ दिन के लिए काम आएगा, वो फिर काम नहीं आएगा। तो देखो क्या है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बहुत ध्यान से समझना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। इसे हम समझने से पहले हम एक बात देखते हैं। एक थे अब्राहम ऑर्टिलियस। अब्राहम ऑर्टिलियस, उन्होंने कहा था कि जो अर्थ है, अर्थ में चारों तरफ जितना कॉन्टिनेंट और ओशियन है वो एक बॉडी था। जितना भी कॉन्टिनेंट क्या है वो एक बॉडी था। ये उन्होंने प्रपोजल ऐसा रखा था। कौन रखे थे, अब्राहम ऑर्टिलियस। मैं इनका नाम इसलिए ले रही हूँ तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं ना घूम फिर कहीं पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले जो प्रपोजल आया था इस चीज़ का, वो मैप बनाते थे, डच के थे मैप मेकर। तो अब्राहम ऑर्टिलस, उन्होंने कहा था, प्रपोजल रखा था कि जो अर्थ का कॉन्टिनेंट है वो पहले एक था। इसे ये ड्रॉ कर दिए, मैप में ड्रॉ कौन कर दिए, वो था अंटोनियो पेलेग्रिनी। अंटोनियो पेलेग्रिनी उन्हें मैप में दिखा दिए। इनका ये प्रपोजल था अब्राहम का, और अंटोनियो का ये मैप में दिखा दिए। तो ये था इनका कहानी मैप मेकर का, डच के थे, मैप में कहानी। अब इस चीज को पूरा कौन करता है, इस चीज को पूरा करते हैं
अब आता है वैगनर थ्योरी। अल्फ्रेड वैगनर, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंटल ड्रीप थ्योरी को लेके ही चल रहे हैं अभी हम। अब इसमें दो आदमी का बात समझ में आ गया, अब्राहम और एंटोनियो का। ये प्रपोजल लगे थे, ये मैप में ड्रॉ कर दिए। अब देखते हैं वैगनर का, वैगनर क्या कहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। हमारा चल रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अल्फ्रेड वैगनर के बारे में। अल्फ्रेड वैगनर, इनका नाम बहुत बार पूछा जाता है, बस ये ध्यान रखना। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन दिए थे? अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने कहा था, ये एक मीटियोरोलॉजिस्ट है, मीटियोरोलॉजिस्ट थे, ठीक। इन्होंने क्या दिया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वैगनर, ठीक। ये मेट्रोलॉजिस्ट थे, जो वेदर के बारे में बताते हैं, मौसम के बारे में बताते हैं, ये सब कर बताते हैं, ठीक। कब दिए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? 1912 में दिए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये इनका इंट्रोडक्शन है। इन्होंने क्या कहा था? रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, देखो बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, सब कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझने पर ज़्यादा फोकस करना है, जब समझने पर ज़्यादा ध्यान देना। लिखा हुआ हर जगह, हर नोट्स पूरा मार्केट भरा पड़ा है। तो जो अल्फ्रेड वैगनर थे, वो मेट्रोलॉजिस्ट थे, वो किस बारे में कहे थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ठीक। उन्होंने कहा था कि बहुत समय पहले जितना भी कॉन्टिनेंट है वो एक जगह समाया हुआ था। क्योंकि ये जर्मन थे, ये जो अल्फ्रेड वैगनर थे, ये जर्मन थे, तो इनका भाषा में जो एक जगह जो होता है ना, अर्थ लाइक कॉन्टिनेंट, ऑल अर्थ इसे कहा जाता है पैंजिया। इसका नाम क्या रखे थे? जो सारा कॉन्टिनेंट है, इसको बोले थे ऑल कॉन्टिनेंट है। ऑल कॉन्टिनेंट्स, इसका नाम क्या रखा गया था? पैंजिया। बोले कि पहले के टाइम में सबसे पहले क्या हुआ था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वैगनर जर्मन थे, 1912 में। वो बोले थे कि जितना भी कॉन्टिनेंट है अभी दिख रहा है, वो एक जगह समाया हुआ था, उसका नाम उन्होंने कहा था पैंजिया। और जो नदी है, इसके चारों ओर, नदी मतलब जो भी वाटर बॉडी है, ओशियन है, वो कॉन्टिनेंट के चारों ओर था, जिसका नाम उन्होंने कहा था पैंथालस, पैंजिया पैंथेलस, पैंथेलासा, पैंथेलासा बोल कहते हैं, मतलब इसका मतलब होता है ऑल वाटर। वैगनर का ये कहानी था, उन्होंने ये कहा था, ये मतलब होता है ऑल अर्थ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये मेन बात समझने का है। और क्या बातें कही गई थी हम देखते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि ये जो है, ये 200 मिलियन ईयर एगो ये टूट गया, ये क्या हो गया? ब्रेक हुआ। ये सुपर कॉन्टिनेंट था, इसको सुपर कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं, सुपर, सब एक ही नाम है, कॉन्टिनेंट। पेंजिया को ही सुपर कॉन्टिनेंट बोल दिए थे, इसे सुपर ओशियन। क्या हो गया? ब्रेक हो गया। या स्प्लिट बोल सकते हैं। तो
उन्होंने कहा 200 मिलियन ईयर एगो, अभी से 200 साल मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, ब्रेक हो गया ये जो पेंजिया था। अब हम थोड़ा रिकॉल करना चाहेंगे जो पिछले बार था, जो यूनिवर्स फॉर्मेशन कब हुआ, 13.6 बिलियन ईयर एगो। स्टार कब बना यानी सन, 5 to 6 बिलियन ईयर एगो, ये 7 था। और जो अर्थ हमारा बना प्लैनेट 4.6 बिलियन ईयर एगो, मून 4.4, जब लाइफ आया पृथ्वी पे 300 से 250 मिलियन ईयर एगो, मतलब 250 साल इतना में लाइफ आना शुरू हुआ पृथ्वी पर। 2500 250 मिलियन ईयर एगो लाइफ बनना शुरू हुआ। और ये ब्रेक कब हुआ पेंजिया, 200 मिलियन ईयर एगो। ये पेंजिया पहले इकट्ठा था और 200 मिलियन ईयर एगो ये ब्रेक होना शुरू हुआ। फिर ब्रेक होने के बाद ये दो भाग में टूटा। ये पेंजिया है, पेंजिया दो भाग में टूट गई। पहला का नाम था लॉरेसिया, नॉर्थ की तरफ, एक नॉर्थ की तरफ चला गया, उसका नाम था लॉरेसिया, और एक चला गया साउथ की तरफ जो गोंडवाना कहलाया, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, गोंडवाना लैंड। ठीक, फिर ये लॉरेसिया धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में टूटा और अलग अलग कॉन्टिनेंट, फिर ये अलग अलग पार्ट में टूट गया और हमारा अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गया। ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट। पेंजिया क्या हुआ, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पेंजिया था सारे इकट्ठा एक साथ, जिसे अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था। उसके बाद ये टूट करके लॉरेसिया गोंडवाना बन गया, और गोंडवाना फिर टूट गया लॉरेसिया, अलग ये नॉर्थ की तरफ चला गया, ये साउथ की तरफ, ये फिर से टूटा धीरे धीरे, तो ये कॉन्टिनेंट बन गया। तो अभी 7 कॉन्टिनेंट है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये और पार्ट में टूट जाए तो और कॉन्टिनेंट बन सकता है, इनका ये कहना था। अब ये एविडेंस ऐसा हुआ, ऐसा हम कैसे मान लें, आप कुछ एविडेंस बताइए कि पहले होता था। तो अभी कुछ हम एविडेंस देखेंगे कि ये ही हुआ है, सिर्फ बोल लेने से तो हम नहीं मान लेंगे ना, आप एविडेंस दीजिए। इसका एविडेंस इस तरीके से, एविडेंसेस, पहला एविडेंसेस है, पहला जो बात कही गई है वो है मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। पहला क्या है, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। मतलब तुम अगर मैप को ध्यान से देखोगे, मैप को ध्यान से देखोगे तो उसमें देखोगे जो अमेरिका वाला पार्ट है, इधर मान लो ये मान लो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, सेंट्रल अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ठीक, ये मान लेते हैं यूरोप वाला पार्ट है, ये साउथ अफ्रीका। ऐसे टूटा हुआ है कि अगर इसको मिला दे, कंप्यूटर से देखा गया, कंप्यूटर से एनालिसिस किया गया, तो ये मैचिंग हो जाएगा, मतलब फिट हो जाएगा। जो पजल बॉक्स देखिए ना, पजल एक दूसरे को चिपका देते हैं, फिक्स हो जाता है, ये फिट हो जाएगा। तो मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, ये एक दूसरे में फिक्स हो जाएगा, इस तरीके से टूटा हुआ है कि एक दूसरे में फिक्स हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। ये कंप्यूटर करके भी देखा गया कि अगर इस दोनों को मिला दे तो सेट हो जाएगा, एक ब्लॉक बन जाएगा। तो पहला एविडेंस ये था, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। मैप में देख लेना एक बार। अभी तो बीच में अटलांटिक ओशन, अभी बीच में क्या बन गया, अटलांटिक ओशन बन गया है। उनका कहना था जो चारों तरफ पहले पानी था, क्योंकि ये टूट गया तो ये क्या बन, बीच में पानी आ गया और ये अलग अलग ओशन बन गया। नेक्स्ट एविडेंस था उनका, वो था 5 एविडेंस दिए थे वो, 5 या 6।
पहला एविडेंस तो समझ में आ गया, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। दूसरा है रॉक ऑफ सेम एज। दूसरा क्या है? रॉक ऑफ सेम एज। इसमें कहा गया था अक्रॉस द ओशियन, अक्रॉस द ओशियन। जो ब्राजील में जो रॉक मिला है उस सेम अफ्रीका में भी मिला है। जो रॉक है, रॉक बेल्ट है, और ये इस कैसे पता चला? रेडियोमेट्रिक डेटिंग से। रेडियोमेट्रिक डेटिंग का मतलब क्या होता है? जिससे हम उस रॉक का एज पता करते हैं। C14 से बहुत सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उससे हम उसका हाफ लाइफ करके, वो केमिस्ट्री में चीज़ है पढ़ने का, उससे हम किसी भी रॉक का एज पता कर सकते हैं। तो एक रॉक को ब्राजील से उठाया गया, अफ्रीका से उठाया गया, ये सेम रॉक है, तो इससे भी एक एविडेंस निकल के आया कि सेम रॉक है तो सेम होगा। फिर एक इसी में था मरीन डिपॉजिट, रॉक और मरीन डिपॉजिट से भी ये एक एविडेंस आया, मरीन डिपॉजिट। तो जो मरीन डिपॉजिट है वो जो पुराना है 2000 साल, वो कहा जा रहा है कि ये जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच का जो नदी है, मतलब ओशियन है, वो पहले नहीं था, वो पहले एक ही था, क्योंकि जो डिपॉजिट है दोनों बराबर है इतने साल ईयर है वो। मरीन डिपॉजिट और रॉक, दूसरा जो एविडेंस था मरीन डिपॉजिट और रॉक से पता चलता है। दूसरा है, कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो। फिर है तीसरा, ध्यान से देखना, डिपोजिशन को एक और नाम है टिलेट भी कहते हैं। ये कहा गया कि बहुत साल पहले, मतलब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे तो पहले ग्लेशियल था, फिर वार्म था, फिर ग्लेशियल, इस तरीके से एज आता है। पहले बर्फ वाला एज आता है, फिर बर्फ पिघल जाता है, फिर ग्लेशियल एज आता है। तो कहा गया जो ये है ग्लेशियर डिपॉजिट, गोंडवाना में जो है, गोंडवाना वाला पार्ट में ग्लेशियर डिपॉजिट जो है वो मैच करता है साउथ की जितने भी कंट्री है। साउथ में जितना है, कौन कौन सा? अफ्रीका, फॉकलैंड आइसलैंड, मेडागास्कर, 6 से पास कर उससे मैच करवाया गया। अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर 3 हो गया। एक है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5, एक अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर 3, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर हो गया। तो ये सबसे क्या हुआ? मैच हुआ। वहाँ जो ग्लेशियल डिपॉजिट था गोंडवाना में, जो ऊपर साइड में नॉर्थ में है, उसका ग्लेशियल डिपॉजिट जो है, जो बहुत साल पहले ग्लेशियर एज था, उससे जो मिट्टी लेके आया गया था ग्लेशियर से, वो डिपॉजिट जो साउथ में जो कुछ कॉन्टिनेंट है या कंट्री है, उससे आइसलैंड से मैच हुआ। तो इससे हम लोग, इससे भी ये इसका एविडेंस, जो वैगनर थे, अल्फ्रेड वैगनर, वो इसका एविडेंस दिए। टिलेट समझ में आ गया? तो ग्लेशियर से जो डिपोजिशन आता है उसे टिलेट बोलते हैं। ये था तीन एविडेंस। अब हम देखते हैं चौथा एविडेंस है प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट में ये था कि गोल्ड जो है वो घाना में मिला। घाना देखना मैप में, अफ्रीका में कहाँ पे है? यहाँ है, ऐसे अफ्रीका, यहाँ तुम्हें घाना मिल जाएगा। तो यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट मिला, जबकि यहाँ जो है गोल्ड का बेल्ट भी नहीं है। मान लो
ये मान लो अंदर वाला पार्ट है, यहाँ से निकलता है तभी तो सरफेस पे आता है ना गोल्ड। यहाँ पे ये चीज़ नहीं पाया गया। मान लो जो अफ्रीका में घाना है वहाँ पे ये चीज़ नहीं पाया गया, फिर भी यहाँ गोल्ड है। और जो साउथ अमेरिका है, ब्राज़ील में वेंट भी पाया गया और गोल्ड भी पाया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से निकल करके यहाँ गया। अभी तो बीच में हो सकता, अभी तो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में दोनों साथ में होगा, तभी तो यहाँ से निकला और यहाँ तक पहुँचा, साथ में था कॉन्टिनेंट, अभी वो अलग हो गया। तो ये भी था, प्लेसर डिपॉजिट भी क्या है, एक एविडेंस है कि ये लोग सब साथ में था पहले। फिर चौथा डिपो देखते हैं, चौथा हो गया। फिर पांचवा एविडेंस क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स। इसमें कही गई थी कि जो फोसिल्स होता है, जैसे कि लेमूर, ये कहाँ कहाँ था, इंडिया, ये बस इतना ही जगह पाया जाता है, इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में। इसका जो फोसिल पाया गया है, फोसिल मतलब क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है और पेड़ पौधा जो जमीन के अंदर बहुत साल पहले धंस गया होता है, वो बाद में जाके कोल बन जाता है या ये सब ऑयल बन जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग फोसिल्स। तो लेमूर का जो फोसिल्स है वो इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में पाया गया। मतलब ये है और कहीं नहीं, क्योंकि अगर ये एक साथ ये था जगह तभी तो यहाँ पाया गया और कहीं नहीं है, तो इससे भी एक एविडेंस निकल सकता है। एक और देखा गया, जो स्केलेटल होता है मीजोसोर, जैसे क्या होता है डायनासोर, उसी तरह मेजोसोरस, ये एक रेप्टाइल है, रेप्टाइल। एनसीईआरटी में इसका नाम दिया हो इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी पूछ सकते हैं कि मेजोसोरस क्या होता है। डायनासोर, जैसे डायनासोर होता है उसी तरह मेजोसोरस एक रेप्टाइल होता है, जिससे हमें एविडेंस पता चलता है कि पहले एक साथ सारे कॉन्टिनेंट थे। कैसे, इसका जो स्केलेटल है, स्केलेटल जो किया गया फाउंड वो अफ्रीका और ब्राजील के तट पे, जो 4000 किलोमीटर दूरी पे है। ब्राजील और अफ्रीका 4000 किलोमीटर दूरी पे है, फिर भी स्केलेटल है। इतना दूर तो चल के नहीं जा सकता है ये रेप्टाइल, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक साथ, ये कॉन्टिनेंट एक साथ होगा तभी ये पाया गया इसका स्केलेटल, मेजोसोरस का, रेप्टाइल का। रेप्टाइल रैंक के 4000 किलोमीटर दूरी तय नहीं कर सकता है। तो ये सब एविडेंस था, 5 एविडेंस। समझ में आ गया। देखो, वैगन बोले थे कॉन्टिनेंट होता है, जिसको पैंजिया बोले थे, वो टूट गया लॉरेशिया में और गोंडवाना में, अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गया। अब इसको हम कैसे मान लें ऐसा हुआ, तो वो एविडेंस दिए, एविडेंस के साथ बताएं। पहला बोले मैचिंग करके देख लो, कॉन्टिनेंट बराबर निकलेगा। रॉक को मिला लो, एक जगह से दूसरी जगह का रॉक, बहुत प्रॉपर्टी सेम आएगा। तो तीसरा टिलेट, बहुत पहले जो ग्लेशियर पिघला था तो वो बहुत सारा लेकर के आया डिपोजिट, वो एक जगह डिपोजिट दूसरे एकदम साउथ में बराबर मैच कर रहा है, यानी कि वो सब पहले एक साथ था। फिर प्लेसर डिपोजिशन, मतलब प्लेसर डिपोजिशन का मतलब ये था कि गोल्ड है, जैसे ब्राजील में गोल्ड का वेंट है, पर वो घाना में भी गोल्ड है, जबकि वहाँ पर वेंट नहीं है, यानी कि वहाँ से वेंट मतलब पाइप से ब्राजील से निकला था, तो वहाँ तक कैसे पहुँच जाएगा, बीच में समुद्र भी तो है। इसका मतलब ये है कि वो एक साथ ही था पहले, तभी तो वहाँ तक पहुँच पाया। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स देखा गया, लेमूर जो होता है वो बस इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका में पाया गया, कहीं और क्यों नहीं पाया गया, जबकि ये सभी तो दूर है आपस में, समुद्र से पार्ट है, पर फिर भी क्योंकि ये सब एक साथ था। मिजोजोरस एक रेप्टाइल होता है, वो ब्राजील और अफ्रीका में पाया गया, जबकि वो 4000 किलोमीटर की दूरी पे है। इतना दूरी रेप्टाइल रैंक नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये है कि सब एक साथ था। तो ये एविडेंसेस दिए थे वैगनर। फिर बोले कि अच्छा तुम ये बोल रहे हो ये जो पेंजिया है वो टूट गया, बोले सब उनको, तुम बोल रहे हो कि पेंजिया था, फिर वो टूट गया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, फिर ये टूट के कॉन्टिनेंट बन गया, ये हुआ कैसे, कौन सा फोर्स लगा इसमें। तो वैगनर बोले रुको, मेरे पास इसका भी जवाब है, हम एविडेंस दे दिए, अब तुमको फोर्स भी बताएंगे कौन सा फोर्स आया। यहाँ पे वो फंस गए, एविडेंस दे दिए, अब यहीं पर फंस गए। फिर और दूसरा थ्योरी आया, सब बोले चलो हम मान लेंगे तुम्हारा एविडेंस भी सही है, सब सही है, टूट गया, पर ये कैसे हुआ, कोई फोर्स तो काम कर रहा होगा ना। तो फोर्स के बारे में बताएं, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, फोर्स फॉर
ड्रिफ्टिंग। वो बोले पहला दो फोर्स काम करता है। पहला फोर्स है पोल फिलिंग, पोल फिलिंग फोर्स, याद रखना एनसीईआरटी में टर्म दिया हुआ है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरा है टाइडल, टाइडल फोर्स। वो बोले दो तरीके का फोर्स काम करता है। एक होता है पोल फिलिंग फोर्स। पोल फिलिंग फोर्स मतलब होता है घूमने से जो फोर्स लगता है, क्योंकि हमें पता है अर्थ टिल्टेड है, अर्थ टिल्ट होकर घूमता है, तो घूमने की वजह से ये जो इस समय फोर्स लगा होगा, जितना भी जगह है कॉन्टिनेंट उससे फोर्स लगा होगा, इसलिए अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं। वो टिल्टेड जो भारी वाला जगह है, भारी वाला उतना बर्दाश्त नहीं कर पाता होगा, हल्का वाला उसको उसके तरफ आता होगा, यानी कुछ अनबैलेंस हो जाता है घूमने में, क्योंकि वो टिल्टेड वे में घूम रहा है। इसी को बोलते हैं पोल फीलिंग फोर्स। उस वजह से इससे सारा कॉन्टिनेंट क्या हुआ, ये एक फोर्स लगा घूमने रोटेशन की वजह से। किसकी वजह से? रोटेशन इन टिल्टेड वे, इन टिल्टेड वे जो फोर्स लगा उसी को बोलते हैं पोल फीलिंग फोर्स। इस वजह से कॉन्टिनेंट टूट गया होगा। दूसरा बोले टाइडल फोर्स, जो ग्रेविटेशन होता है, मून, सन और अर्थ, इस ग्रेविटेशन के कारण जैसे पानी आता है ना टाइड के वजह से, लो टाइड हाई टाइड, वैसे ही बोले कि वो जो कॉन्टिनेंट था इस ग्रेविटेशन के कारण ही घिसक गया होगा और वो टूट गया होगा। पर बहुत सारे साइंटिस्ट बोले कि इतना बड़ा काम करने के लिए, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, इतना भारी कॉन्टिनेंट के लिए ये दोनों फोर्स इनफ नहीं होगा, इसमें और कोई बात है। यहीं पे वैगनर थ्योरी फंस गए और फिर दूसरा थ्योरी आया। तो समझ में आ गया, दो फोर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट बोले, खासकर इतना समझ में आ गया। हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये बात समझ में आ गई, वो दो फोर्स बोले थे, सब लोग कहा कि नॉट इनफ, सब स्कॉलर बोले बहुत मिलके कि इतना बड़ा काम होने के लिए सिर्फ ये दो फोर्स, पोल फीलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स इनफ नहीं है, नॉट इनफ। अब यहां से शुरू होता है नेक्स्ट कहानी। यहां से अल्फ्रेड वैगनर का कहानी समझ में आ गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कहानी था उनका। अब कहानी शुरू होता है दूसरे स्कॉलर का, जो भी उनका प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने का सब लोग कोशिश किए या उनको जानने का। तो अब आता है पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बाद क्या कहा गया? पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें कहा गया पहला है कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। इस थ्योरी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। वो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, कोई भी देखते नहीं हो कि बहुत लंबा वीडियो कौन देखेगा। पढ़ना है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आजकल तो इसमें सिस्टम भी है कि तुम हाई करके, स्पीड हाई करके देख सकते हो। तो ये है, करके देखो, पढ़ो तो समझ में आएगा। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं अपना 4-5 घंटा 8 घंटा लगा के फिर मैं इसे सोच के बहुत ही कम इसे कर लोगे, फिर बुक का हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही कंसाइज वे में मैं लेके आई हूँ। तो अब जो ड्रिफ्टिंग थ्योरी तो फोर्स को लेके अटक गया था वहाँ बात। अब आया पोस्ट ड्रिफ्टिंग थ्योरी। इसमें कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी कहा गया। जो दो तरीके का फोर्स बताए थे, वो पोल फीलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स। यहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कौन लेके आए थे? अर्थर, नाम याद रखना, हम आगे ही पढ़ेंगे इनके बारे में। अर्थर होलमेस 1930 में, अर्थर होलमेस 1930 में कन्वेक्शनल करंट थ्योरी लेकर के आए। वो बोले ये जो अर्थ है उसके अंदर में एक कन्वेक्शनल करंट चलते रहता है, मेंटल, जो हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा मेंटल। उसमें क्या होता है, कन्वेक्शनल करंट चलते रहता है। ये फोर्स लगाता है सरफेस में। ये क्या करता है? फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाने की वजह से ये कभी कभी इतना फोर्स लगाता है कि वो ब्रेक हो जाता है, और वो ब्रेक होकर के बहुत साल पहले टूट गया। तो ये फोर्स था। तो फोर्स का सॉल्यूशन हो गया कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, यानी फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। अब इस चीज को लेकर के पूरा बहुत हल्ला फैल गया, मतलब ये फोर्स लगाता है तो फिर ओशियन में भी लगाएगा। ओशियन का सरफेस फिर प्लेन कैसे हो सकता है? क्योंकि पूरा ही सरफेस है ना, ओशियन में तो पानी बाद में आया, पूरा ही सरफेस है। कॉन्टिनेंट में तो फिर ओशियन फ्लोर भी तो टूटना चाहिए ना, सिर्फ कॉन्टिनेंट क्यों टूटता है?
इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा हल्ला मच गया और सब लोग अपना अपना रिसर्च लेकर के आने लगे। हम आगे देखते हैं कि लोग कैसे हल्ला मच गया, फिर ओशियन के बारे में लोग क्या कहने लगे, फिर ड्रिफ्ट थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बदल गया। फिर इसके बारे में अभी हम देखेंगे क्या कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।